हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 8 दिसंबर। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 8 दिसंबर 2022 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा, वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करना। कल का क्विकली रिवीजन कर लेते हैं। पहले अभी हाल ही में $100 बिलियन का प्रेशर प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है भारत। अभी हाल ही में नागपुर मेट्रो ने 3140 मीटर लंबा डबल डेकर वायडक्ट बना करके एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। केनरा बैंक ने दोस्तों बैंकर्स ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है लंदन में। और हैदराबाद में दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम लगाया गया है। और वहीं श्रीलंका में दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एनडीडीबी और अमूल ने तकनीकी सहायता शेयर करने की घोषणा करी हुई है। इसके अलावा दोस्तों टेक्निकल टेक्सटाइल पर भारत का प्रमुख शो टेक्नोटेक्स 2023 ये मुंबई में आयोजित होगा। आईआईटी मद्रास ने समुद्र की लहरों से बिजली उत्पन्न करने के लिए ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया है। नाम होगा इसका सिंधुजा 1। हाल ही में भारत और जर्मनी के बीच में देश के प्रवासन और गतिशीलता समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। और फोर्ब्स एशिया हीरोज ऑफ फिलैंथ्रोपी की इस लिस्ट में 3 भारतीयों को शामिल किया गया है, जिनमें शिव नाडर, गौतम अडानी और अशोक सूटा हैं। अभी हाल ही में एक बहुत ही फेमस राइटर डोमिनिक लेपियर का निधन हो गया है। इन्हें 2 पुस्तकों के लिए जो कि भारत के लिए इन्होंने लिखी थी उसके लिए जाना जाता था, फ्रीडम एट मिडनाइट और सिटी ऑफ जॉय। बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, इसको आप याद रखेंगे। और इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। तो ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया रिवीजन। अब बात करेंगे हम लोग आज के दिन के करंट अफेयर की। तो पहला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाल ही में सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया गया? तो सशस्त्र सेना झंडा दिवस प्रत्येक वर्ष 7 दिसंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? देखो, सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाए जाने का उद्देश्य दोस्तों है कि जो जो भी सेना में है व्यक्ति, ठीक है ना, जो भी देश की रक्षा कर रहे हैं, उनके लिए कुछ फंड इकट्ठा किया जाए। ठीक है, चाहे वो नौसेना हो, थल सेना हो या वायुसेना हो, तीनों के लिए। तो ये अभी नहीं, 1949 में ही शुरू किया गया था। आप देखोगे जब पार्टीशन हुआ तो उसके बाद इंडियन आर्मी को, इंडिया की जो फोर्सेस हैं उनको मजबूत करने की जरूरत थी। तो ऐसे में 1949 में एक फंड बनाया गया और उस फंड में लोगों को ये कहा गया कि लोग थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करना शुरू करें। तो यही इसी वजह से ये दिवस स्थापित किया गया, मनाया जाना शुरू हुआ। आगे चल करके कई सारे जो फंड थे उनको एक कर दिया गया 1993 में। और रक्षा मंत्रालय के द्वारा सबको मिला करके, जितने भी कोष थे, जितने भी फंड थे, सबको मिला करके सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष बना दिया गया। ठीक है, तो इसी दिन को सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग प्रत्येक वर्ष मनाते हैं राष्ट्रीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस। ठीक है, या राष्ट्रीय ध्वज दिवस या राष्ट्रीय सशस्त्र बल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है इसे। तो 7 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, इसे आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट डे है ये। दिसंबर महीने के अभी तक कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस आए हैं? 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया गया, जिसकी थीम आपको याद रखना है इक्वलाइज थी। 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, 2 को ही राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, 3 को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस, 4 को भारतीय नौसेना दिवस और 5 को अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस या कहें इंटरनेशनल वॉलंटियर डे, और 5 को ही विश्व मृदा दिवस भी मनाया गया। क्लियर? आगे, हाल ही में जारी बीबीसी की 100 प्रभावशाली महिलाओं की सूची में किस भारतीय को शामिल किया गया? तो बीबीसी ने अभी 100 प्रभावशाली महिलाओं की लिस्ट जारी की है। इसमें दोस्तों 4 भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है। कौन कौन सी? गीतांजलि श्री, स्नेहा जायवाले और शीर्षा बंद्रा। इसके अलावा प्रियंका चोपड़ा जोन्स। तो ये 4 भारतीय महिला हैं जो टॉप 100 प्रभावशाली महिलाओं में शामिल हैं। बीबीसी ने ये लिस्ट जारी की है। देखो, ये है प्रभावशाली महिलाओं की, इन्फ्लुएंशियल विमेन की लिस्ट। एक पावरफुल विमेन की भी लिस्ट आती है। तो पावरफुल विमेन की लिस्ट जो आती है उसमें रैंकिंग होती है। उसमें निर्मला सीतारमण जी दोस्तों भारत में सबसे ज्यादा मोस्ट पावरफुल विमेन के रूप में आती हैं पिछले 2-3 बार से। ठीक है, तो वो भी जारी करता है। वो किसके द्वारा जारी किया जाता है? फोर्ब्स के द्वारा। ठीक है ना, यहाँ पर बीबीसी के द्वारा जारी किया गया है। चलिए, तो यहाँ गीतांजलि श्री, स्नेहा जवाले, शीर्षा बंद्रा और प्रियंका चोपड़ा जोन्स जो हैं, इन चारों को शामिल किया गया है। इनके बारे में एक एक करके हम लोग जानेंगे। यहाँ पर आप आर्टिकल देख लो रेफरेंस के लिए। ठीक है, अच्छा, एक एक करके शुरू करते हैं। प्रियंका चोपड़ा जोन्स आप जानते हो, ये अब इंटरनेशनल एक्ट्रेस बन चुकी हैं और ये सन 2000 में दोस्तों मिस वर्ल्ड भी बनी हुई थी। बहुत ही मशहूर ये एक्ट्रेस हैं। शीर्षा बंद्रा, आपको अगर याद हो तो दोस्तों वर्जिन एयरलाइंस के द्वारा जब पहली बार उड़ान भरा गया था, वर्जिन एयरलाइंस
ये ब्रिटिश एयरलाइंस है और इसने एक कारनामा, एक कीर्तिमान हासिल किया था अपने ऊपर कि सबसे पहले अंतरिक्ष की यात्रा कराने का। ठीक है, उसके जस्ट एक दिन बाद ब्लू ओशियन ने भी लॉन्च किया था, लेकिन यहाँ पर जो वर्जिन एयरलाइंस थी उसने सबसे पहले यात्रियों को अंतरिक्ष में ले जाने का, यात्रा कराने का एक रिकॉर्ड बनाया था। तो सिरसा बंदला जो है ना वो उसमें शामिल थी, और ये चूंकि भारतीय मूल की थी और भारतीय मूल की दूसरी महिला बनी अंतरिक्ष में जाने वाली, तो इनको भी इसमें शामिल किया गया है। गीतांजलि श्री, आपको पता होगा द टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए इन्हें मिला है अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। द टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए इनकी पुस्तक थी, ठीक है, उसका ट्रांसलेशन किया गया और द टॉम्ब ऑफ सैंड जो हुआ उसने अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता। और इनकी पुस्तक, चूंकि ये देखो टॉम्ब ऑफ सैंड मतलब कि रेत का टीला समझो एक प्रकार से, तो इनकी ये हिंदी में लिखी हुई कोई पहली पुस्तक बनी भारत की जिसे अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। स्नेहा जवाले, ये सोशल एक्टिविस्ट हैं और इनको भी इसमें शामिल किया गया है। क्लियर। बीबीसी के बारे में बात करें तो ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन, स्थापना 1922 में, मुख्यालय लंदन में है इसका। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने भारत में गलत सूचना विरोधी अभियान शुरू किया? तो अभी हाल ही में गूगल ने दोस्तों एक कैंपेन शुरू किया है जिससे गलत सूचनाओं पर रोक लगाई जा सके, या कहें कि उनको दबाया जा सके, जो सूचना विरोधी अभियान है उनको दबाया जा सके, मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन को रोका जा सके। ठीक है, तो गूगल की ही एक सहायक एक कंपनी है, एक प्रकार से कहें हम लोग, जिग्सा, उसी की यूनिट है। तो इसने भारत में नई गलत सूचना विरोधी परियोजना शुरू करी हुई है। अब इससे क्या होगा कि अगर कोई गलत सूचना है वो अगर फैल रही है तो उसको वीडियो के माध्यम से जल्द रोका जाने का प्रयास किया जाएगा, मतलब उसका जो ऑथेंटिकेशन है वो भी गूगल के द्वारा किया जाएगा। इसे इन्होंने प्री बैंकिंग नाम दिया है। तो प्री बैंकिंग वीडियो का भी उपयोग करेगी गूगल, ठीक है, जिससे झूठे दावों का मुकाबला करने के लिए डिजाइन किया गया है। गूगल के बारे में अगर बात करें तो 1998 में स्थापना हुई थी। सर्जेई ब्रिन और लैरी पेज ने स्थापना करी थी और सीईओ है सुंदर पिचाई। अभी रिसेंटली गूगल एक बार चर्चे में आया था जब इसने अल्टर का अधिग्रहण किया था। अल्टर अल्टर एक एआई स्टार्टअप है और इसको 100 मिलियन डॉलर में, बिलियन मत बोल देना, 100 मिलियन डॉलर में एक्वायर किया था गूगल ने। क्लियर है। चलिए आगे, गूगल के बारे में यहां भी सारी चीजें दी गई हैं। कैलिफोर्निया में हेडक्वार्टर है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट बढ़ा करके कितना किया? तो दोस्तों रेपो रेट में अभी फिर से बढ़ोतरी की गई है, 35 बीपीएस की बढ़ोतरी की गई है। ठीक है, 35 बीपीएस पॉइंट बोले तो 0.35% होता है। तो 0.35% बढ़ा करके अब रेपो रेट हो गया है वर्तमान समय में भारत का 6.25%। आरबीआई के द्वारा ये रेपो रेट बढ़ा दिया गया है। ठीक है, आरबीआई ने अभी हाल ही में एमपीसी की बैठक की। एमपीसी बोले तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, इसके बारे में आपको कई बार बता चुका हूं। इसमें 6 मेंबर्स होते हैं, एक अध्यक्षता करता है, ठीक है ना, 6 मेंबर्स हुआ करते हैं। अब इसमें 6 मेंबर्स में 3 मेंबर्स तो होते हैं भारत सरकार की तरफ से और 3 होते हैं आरबीआई की तरफ से। जो गवर्नर होता है आरबीआई का वही अध्यक्षता करता है। तो शक्तिकांत दास जी जो कि 25वें गवर्नर हैं, उन्होंने अध्यक्षता करी हुई है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा ही डिसाइड किया जाता है मॉनेटरी रेट्स क्या होंगे। मॉनेटरी रेट्स कौन कौन से होते हैं अभी मैं आपको शो कराऊंगा। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेजेस रेपो रेट बाय स्मॉलर 35 बीपीएस एज फाइट अगेंस्ट इन्फ्लेशन कंटिन्यू एमिड ग्रोथ वोज। देखो, इन्फ्लेशन से लड़ने के लिए किया गया। इन्फ्लेशन बोले तो होता है क्या, मुद्रास्फीति। तो मुद्रास्फीति की स्थिति में क्या होता है कि जब दोस्तों सामान की कीमत जो होती है, जो भी वस्तु आप लेते हो वस्तुओं की कीमत बढ़ जाती है, जो रुपया आपका है, आपके टाइम पर जो भी करेंसी है उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग, तो उनकी वैल्यू के मुताबिक जब सामान की कीमत, सामान की वैल्यू बढ़ जाती है तो ऐसी स्थिति में इन्फ्लेशन बढ़ता जाता है। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई जो है ये रेपो रेट बढ़ाती है। अब इसको बढ़ाने से क्या इफेक्ट पड़ता है, इसको समझने के लिए आपको समझना होगा रेपो रेट होता क्या है। एक्चुअली में रेपो रेट वह रेट होता है जो बैंकों को आरबीआई जो है जब पैसे लोन देती है तो उसके बदले में जो इंटरेस्ट लेती है उसे कहते हैं रेपो रेट। ठीक है ना, जैसे हम लोग छोटी छोटी बैंकों से अपना बैंकिंग करते हैं, ऐसे ये सारी बैंकें मिल करके आरबीआई से बैंकिंग करती हैं। इसी वजह से आरबीआई को तो कहा जाता है बैंकों का बैंक या कहें केंद्रीय बैंक। ठीक है, तो ये बैंकों के लिए बैंकिंग का काम करती है। अब जब बैंकों के लिए बैंकिंग का काम करेगी तो पैसा या तो लेगी या तो पैसा लोन देगी। ठीक है, मतलब पैसा जमा करेगी या तो फिर पैसा लोन देगी। तो जब पैसा लोन देती है आरबीआई ना,
इन छोटे छोटे बैंकों को जिनसे हम लोग बैंकिंग करते हैं, तो उसके बदले में जो इंटरेस्ट रेट लेती है उसे कहते हैं रेपो रेट। अब जब वो जो रेपो रेट है यानी जो इंटरेस्ट ले रही है आरबीआई वो अगर बढ़ा देती है, तो ये लोग भी जब हम लोगों को पैसा देते हैं, तो लोन देते हैं, तो वो भी ये लोग बढ़ा देते हैं, क्योंकि जब इनको ज्यादा महंगे दाम में मिल रहा है लोन, तो ये लोग भी आगे जो लोन देंगे जनता को वो भी महंगे दामों में देंगे। तो जब लोन का रेट बढ़ जाता है यानी होम लोन, कार लोन वगैरह का इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है, तब फिर हम लोग जो होते हैं मतलब आम नागरिक जो होते हैं, उनकी जो परचेजिंग पावर कैपेसिटी है वो कम होने लगती है, उनकी इच्छाएं महत्वाकांक्षाएं कम होने लगती हैं। तो ऐसे में डिमांड कम होने लगती है, जब डिमांड कम होने लगती है तो सप्लाई अपने आप ज्यादा हो जाती है, जब सप्लाई ज्यादा हो गई तो चीजें अपने आप सस्ती होने लगती है, और यहाँ पर इन्फ्लेशन जो होता है वो कंट्रोल में आने लगता है। ठीक है ना। यहाँ पर इन्फ्लेशन मैंने शुरुआत में भी क्या बताया कि जब वस्तुओं की कीमत जो है वो बढ़ने लगती है मुद्रा के मुकाबले में, तो इस वजह से वो इन्फ्लेशन आता है। लेकिन जब यहाँ पर वो ऐसा तब होता है जब डिमांड बहुत ज्यादा होती है। ठीक है। लेकिन जब यहाँ पर डिमांड कम होने लगेगी क्योंकि लोगों के पास परचेजिंग पावर कैपेसिटी कम हो जाएगी, तो फिर वस्तुएं ज्यादा बचेंगी, जब ज्यादा बचेंगी तो कंपनियां वस्तुओं को निकालना चाहेंगी तो वो सस्ता करेंगी। ठीक है। तो ये होता है। तो फिलहाल आप समझ गए हो। तो 5.40% से बढ़ा करके 5.9% किया गया, फिर उससे आगे बढ़ा करके 6.25% किया गया है। ठीक है। आरबीआई की कुछ और जो रेट होते हैं उनको भी जान लीजिए। जैसे रेपो रेट तो आपने जान लिया 6.25%। अभी जो फिक्स रिजर्व रेपो रेट है वो है 3.35%। इसे आरआरआर कहते हैं, रिवर्स रेपो रेट कहते हैं, जो जस्ट उल्टा होता है। मैंने आपको बताया कि रेपो रेट जो होता है उसमें क्या होता है कि आरबीआई जो है वो इंटरेस्ट लेती है उन बैंकों से। यहाँ पर जब वो बैंकें लोन लेती है आरबीआई से, तब यहाँ पर जस्ट उसका अपोजिट, जब ये बैंकें अपना पैसा जमा करती हैं आरबीआई के पास तो आरबीआई भी इंटरेस्ट देगा, तो वो होता है। ठीक है। वो 3.35% होता है। रिवर्स रेपो रेट हमेशा कम होगा रेपो रेट से। इसके अलावा डिपॉजिट फैकल्टी, उसके बाद फिर यहाँ पर एमएसएफआर है, सीआरआर है, ठीक है, एसएलआर है, ये सभी है। सीआरआर भी आप याद रखेंगे 4.50% है वर्तमान समय में, ये भी इंपॉर्टेंट है। कैश रिजर्व रेशियो भी पूछा जाता है। बैंक रेट कितना है 6.515%। क्लियर। आगे आरबीआई के बारे में जान लो। मुंबई में हेडक्वार्टर है। 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी। आगे चल करके 1 जनवरी 1949 को इसको राष्ट्रीयकृत कर दिया गया। शक्तिकांत दास जी ये 25वें नंबर के गवर्नर हैं, और 24वें नंबर के गवर्नर कौन थे आप कमेंट करके मुझे बताएंगे। किसके टाइम पर नोटबंदी हुई थी ये भी आप बताएंगे। पहले गवर्नर कौन थे? ओसबॉर्न स्मिथ, ओसबॉर्न स्मिथ। और पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख, सीडी देशमुख थे। ठीक है ना, ये याद रखेंगे। आगे हाल ही में भारोत्तोलन विश्व चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता? तो दोस्तों अभी भारोत्तोलन विश्व चैंपियनशिप 2022 आयोजित हुआ, और उसमें मीराबाई चानू ने जीत लिया है सिल्वर मेडल। ठीक है। सखोरोव मीराबाई चानू, इन्होंने ये फाइनल तक का सफर किया, लेकिन फाइनल में ये हार गई। ब्रॉन्ज मेडल और गोल्ड मेडल दोनों ही चाइनीज खिलाड़ियों ने जीता हुआ है। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, वेट लिफ्टर मीराबाई चानू विंस सिल्वर मेडल एट वर्ल्ड चैंपियनशिप। तो वर्ल्ड चैंपियनशिप ये अभी आयोजित हुआ है, और इसमें इन्होंने 200 किलोग्राम का वजन उठा करके टोटल सिल्वर मेडल जीत लिया है। ठीक है। कोलंबिया में आयोजित हुआ है। अच्छा, गोल्ड मेडल किसने जीता? जियांग हुई हुआ ने। ये 206 किलोग्राम का वजन उठाए, चाइना के हैं। सिल्वर मेडल मीराबाई चानू ने जीता 200 किलोग्राम का वजन उठा करके भारत में। ब्रॉन्ज मेडल इस बार जीता है होउ जियोई ने। ये दोस्तों टोक्यो ओलंपिक की चैंपियन है, टोक्यो ओलंपिक में चैंपियन रही हैं, और इन्होंने वहां पर भी मीराबाई चानू को हराया था। ठीक है। 198 किलोग्राम ही लेकिन यहाँ पर ये उठा पाई, और चाइना से ये भी रहने वाली हैं। तो टोक्यो ओलंपिक में ये चैंपियन थी, गोल्ड मेडल जीती थी, वहां भी मीराबाई चानू सिल्वर मेडल जीती थी, यहाँ पर मीराबाई चानू सिल्वर मेडल जीती हुई है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। मीराबाई चानू मणिपुर से हैं। फरवरी 2023 में भारत 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहां पर करेगा? तो दोस्तों भारत के द्वारा फिजी में, इस बार फिजी में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। विश्व हम हिंदी सम्मेलन कॉन्फ्रेंस जो होता है, इसका मकसद होता है दुनिया भर में हिंदी भाषा को बढ़ावा देना। तो इस बार फिजी में यह आयोजित किया जा रहा है। ये कब होगा? फरवरी में होगा। 15 से 17 फरवरी 2023 में होगा। भारत के द्वारा फिजी में आयोजित कराया जाएगा। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, प्रिविलेज फिजी फर्स्ट पैसिफिक नेशन टू होस्ट 12th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस। ओके। अच्छा, इस बार की थीम क्या रखी गई है? हिंदी फ्रॉम ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।
चलिए फिजी आया है तो फिजी देखेंगे वर्ल्ड मैप में कहाँ पर है। वर्ल्ड मैप में आप देखोगे सबसे पहले ये रहा अपना प्यारा भारत। यहाँ से आपको आना है ऑस्ट्रेलिया की साइड में। सबसे पहले आप ऑस्ट्रेलिया पहुंचिए। ऑस्ट्रेलिया पहुंचने के बाद ना आप इधर आएंगे और छोटा सा देश है, बहुत ही छोटा सा देश है। जूम इन करेंगे थोड़ा सा तो आपको यहीं पर मिलेगा फिजी। यहाँ पर आप देख पाओगे ये रहा फिजी। ठीक है, फिजी ये रहा। फिजी की जो कैपिटल होती है वो होती है सुआ। यहाँ पर है कैपिटल सुआ। ठीक है, और फिजियन डॉलर यहाँ की करेंसी होती है। बहुत ही छोटा सा देश है, मतलब यहाँ पर मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, लेकिन अगर आप ऑस्ट्रेलिया के कंपेरिजन देखोगे तो एक छोटा सा पॉइंट जैसा ही देश है ये फिजी। ठीक है ना, यहाँ पर है। तो यहाँ की करेंसी होती है फिजियन डॉलर। यहाँ के राष्ट्रपति हैं रतु विलियम कोटनी वेरे, इनका भी नाम आप याद ही रखेंगे। ठीक है, अगला देखते हैं। हाल ही में मध्य एशियाई देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के सम्मेलन की मेजबानी किसने की? तो ये मेजबानी करी है भारत ने। भारत ने अभी मध्य एशियाई जो देश हैं, मिडिल एशियन जो कंट्रीज हैं, उनके जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स हैं उनकी एक समिट करी हुई है, कॉन्फ्रेंस करी हुई है, उसकी मेजबानी की है। तो भारत के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल जी, इन्होंने सबको इनवाइट किया था। यहाँ पर आप देख पाओगे न्यू दिल्ली होस्ट फर्स्ट इंडिया सेंट्रल एशिया मीटिंग ऑफ एनएसएज यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स। ठीक है, तो ये असर्ट कनेक्टिविटी विद सेंट्रल एशियन कंट्रीज रिमेन्स के प्रायोरिटी फॉर इंडिया। अब इसमें बातचीत ये करी गई कि कैसे हम लोग अफगानिस्तान में जो तालिबान हुए या फिर बाकी जो आतंकवाद फैल रहे हैं उनको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस मुद्दे पर ये बातचीत चली। इसमें कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इन सब के एनएसएज यहाँ पर शामिल हुए। ठीक है, तो अफगानिस्तान में उभरती असुरक्षा की स्थिति को वहां पर आतंकवाद के खतरों को निपटने के लिए किया गया है। अच्छा, एक चीज और, अफगानिस्तान में जो तालिबान है ना, वो इधर कह रहा है कि इंडिया जो है, मुझे इंडिया से उम्मीद है, इंडिया मेरी मदद करेगा, हम लोगों की मदद करने में सामने आएगा, इन्वेस्टमेंट करेगा। यहाँ पर ये बातचीत चल रही है कि अफगानिस्तान में जो आतंकवाद फैल रहा है उसको कैसे रिमूव किया जाए, उसको कैसे खत्म किया जाए। अब आप मुझे ओपिनियन दीजिए अपना कि क्या यहाँ पर बात हो रही है कि तालिबानियों के द्वारा जो आतंकवाद फैलाए गए हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, या पाकिस्तान के द्वारा भी वहां पर कुछ आतंकवादी गतिविधियां हो रही हैं, या फिर बाकी जो देश हैं उसको भी एज ए समझ लो वारफील्ड यूज करते हैं। तो आप मतलब इस पर क्या कहना चाहते हैं, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। आगे बढ़ते हैं। भारत और अमेरिकी नौसेना के बीच संगम अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? तो भारत और अमेरिका के बीच नौसेनाओं के बीच में अभी संगम अभ्यास हुआ गोवा में। ठीक है, गोवा में तटों के किनारे यहाँ पर संगम एक्सरसाइज हुआ। इस बार 7वां इसका संस्करण था। देखो, भारत और अमेरिका के बीच में एक और ये अभ्यास होता है। ठीक है, इंडियन नेवी और अमेरिकन नेवी के बीच में संगम एक्सरसाइज। ठीक है, भारत और अमेरिका के बीच में बहुत सारे एक्सरसाइजेज होते हैं, जैसे वज्र प्रहार, युद्ध अभ्यास, अभ्यास 2022-01, संगम, रिमपैक। ठीक है, ये सब मैं आपको कवर करा चुका हूं कई बार। फिलहाल ये जो संगम होता है ना, एक्चुअली में बहुत कम बार अभी आयोजित हुआ है। अभी आप देखो, इसकी शुरुआत 1994 से हुई थी, लेकिन केवल अभी तक केवल 7 बार ही आयोजित हुआ। आप ये 22 साल इधर ले लो, 6 साल इधर, 22 6 कितने हुए, 28 सालों में केवल 7 बार हुआ है। तो इसी वजह से ये कम चर्चे में रहता है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है क्योंकि अभी ये आयोजित हुआ है, 1 दिसंबर से शुरू हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गोवा में आयोजित होगा। गोवा आया है तो गोवा देखोगे आप, भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा। यहाँ पर छोटू सा है गोवा। महाराष्ट्र और कर्नाटका से अपना बॉर्डर शेयर किया करता है। पणजी इसकी राजधानी है। केवल 2 जिले हैं गोवा में। ठीक है, यहाँ के सीएम है प्रमोद सावंत और यहाँ के जो करंट टाइम पे गवर्नर है वो है पीएस श्रीधरन पिल्लई। यहाँ पर दोस्तों अंसी नेशनल पार्क है और भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य, ये दोनों बहुत पूछे जाते हैं, इनको आप याद रखेंगे। इसके अलावा द डेलो, दिवाली नाच, घोड़े मोदनी, ये प्रमुख लोक नृत्य है यहाँ के। योग संख्या 2 है। विधानसभा में सीटें 40 हैं, लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 1 सीट जाती है यहाँ से। राजकीय पशु है गौर, राजकीय पक्षी है काला क्रिस्टेड बुलबुल। आगे आप लोग के लिए करंट अफेयर की बुक लाई गई है। इस बुक को आप परचेज कर सकते हो अमेजन से। इस बुक की खास बात यह है कि यहाँ पर चैप्टर बाय चैप्टर हर एक टॉपिक को डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ दिया गया है। जो लोग भी किताबें पाए हुए हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना रिव्यू और रेटिंग अमेजन पर जरूर दें, जिससे बाकी जो लोग हैं वो जा करके देख पाए, चेक कर पाए कि क्या क्या कंटेंट है, किस प्रकार का है और किस प्रकार के लिए यूजफुल है। ठीक है ना, तो आप लोग रिव्यू जरूर करिएगा अमेजन पर जाकर के, जिनके पास बुक पहुंच चुकी है और जिनके पास नहीं पहुंची है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो इंडिया के और करंट अफेयर में आपको कोई एक वन स्टॉप सॉल्यूशन चाहिए, आप चाहते हो कि केवल एक किताब हो जिसको पढ़ करके पूरी श्योरिटी हो
कि पूरा का पूरा यहाँ से मिल जाएगा आपको, तो इसके लिए आपको ये ब्रह्मास्त्र लेनी चाहिए। इसको एक बार आप लेकर के चेक कीजिए। एक बार मैं आपसे कहता हूँ केवल और केवल 10 दिन पढ़ करके देखो, आपके अंदर करंट अफेयर का कॉन्फिडेंस आ जाएगा। बहुत ही आसान, बहुत ही सहज लैंग्वेज में इसके में एक्सप्लेन किया गया है। हर एक टॉपिक को छुआ गया है बहुत ही अच्छे तरीके से। ई बुक मैं पिछले 3 सालों से लॉन्च कर रहा हूँ और 120 प्लस ई बुक लॉन्च कर चुका हूँ। तो किस भाषा में, किस आसान तरीके से कैसे लिखना है जो कि लोगों को समझ में आ जाए, ये हमें पता है। तो इस चीज को इस किताब में दिया गया है। कोई भी पेपर का कटिंग, कोई भी पेपर का आर्टिकल इसमें कॉपी पेस्ट नहीं किया गया है, ठीक है ना। तो आपको इस किताब में बिल्कुल शुद्ध शुद्ध हाथ से लिखा गया आसान भाषा में कंटेंट मिलेगा, जिससे आप आराम से याद कर पाओगे, जो आपको लॉन्ग टर्म के लिए दिमाग में बैठेगी, ठीक है। तो ये पुस्तक जो है आप अमेजन से अभी के लिए ऑर्डर कर सकते हो। अमेजन शॉपिंग ऐप पर जाइएगा, एमजेटी बुक या फिर आप कोई भी करंट अफेयर 2022 आगे एमजेटी लिख दीजिएगा, आपको मिल जाएगी ये पुस्तक, ठीक है ना। आप वहां से परचेज कर सकते हैं, 2 दिन में आपके पास होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी सिप्री की शीर्ष 100 रक्षा कंपनियों की सूची में एचएएल किस स्थान पर है। दोस्तों सिप्री यानी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसके द्वारा एक रैंकिंग जारी करी गई दुनिया भर की 100 रक्षा कंपनियों की। उसमें केवल 2 भारतीय कंपनियां जो है ये इसमें शामिल हैं टॉप 100 में। अब 2 भारतीय कंपनियों में एचएएल जो है ये है 42वें स्थान पर। वहीं एक और कंपनी है जो इस लिस्ट में शामिल है, बीईएल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये 63वें स्थान पर शामिल है। तो एचएएल और बीईएल ये दोनों का नाम आप याद रखेंगे, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। दोनों कंपनियों को सिप्री की शीर्ष 100 रक्षा कंपनियों की सूची में शामिल किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप देख पाओगे सेम आर्टिकल है। और टॉप जो में है उसमें सबसे ज्यादा अमेरिका की हैं 5 कंपनियां, सभी अमेरिका हैं टॉप 5 में। और लगभग बताया जाता है कि 40 कंपनियां अमेरिका की हैं टॉप 100 में। 100 कंपनियों में चीन की 8 कंपनियां हैं, ठीक है, टॉप 100 में। यहाँ पर एचएएल की वैल्यूएशन बताया है 3.3 बिलियन, 42वां स्थान दिया गया। 1.8 बिलियन बीईएल का बताया गया है वैल्यूएशन, और इनको 63वां स्थान मिला है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ना, ये हथियार हुआ और हथियार रक्षा संबंधी जो कोई कंपनियां हुई, इनसे रिलेटेड लिस्ट जारी करता है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले इसी ने ही बताया था कि भारत जो है ये सबसे बड़ा आयातक है आज के टाइम पर हथियारों का, ठीक है ना। हथियार सबसे ज्यादा भारत में ही खरीदे जा रहे हैं। इसने सऊदी अरेबिया को भी पीछे कर दिया है, ठीक है। चलो, और वहीं निर्यात में भी हम लोग रक्षा समझौते में आगे बढ़ रहे हैं। हम लोगों ने अभी ब्रह्मोस मिसाइल को फिलीपींस से सौदा किया है, फिलीपींस को बेचेंगे ब्रह्मोस मिसाइल, ठीक है। इसके अलावा तेजस मिसाइल जो है ये मिस्र को दिया जाएगा। ओके, आगे। भारत ने कब तक 8वां सबसे बड़ा विज्ञापन बाजार बनने का लक्ष्य रखा। तो भारत दोस्तों 2023 तक दुनिया का 8वां सबसे बड़ा विज्ञापन बाजार बन जाएगा, यानी लार्जेस्ट एडवर्टाइजिंग मार्केट बनेगा इंडिया। यहाँ पर आप देख पाओगे इंडिया एक्सपेक्टेड टू पिप ब्राजील एज 8th लार्जेस्ट एड मार्केट। ब्राजील को पीछे करने वाला है भारत। भारत में खुदरा मीडिया 2022 में $551 मिलियन होने का अनुमान है। दोस्तों विश्व के सबसे बड़े मार्केट में अगर बात करें एडवर्टाइजिंग मार्केट में, तो सबसे ऊपर पर है अमेरिका, सेकंड पर है चाइना, थर्ड पर है जापान, लेकिन अब 8वें स्थान पर भारत भी पहुंच जाएगा इसमें, ठीक है। आगे, फीफा वर्ल्ड कप 2022 की ट्रॉफी का अनावरण किसके द्वारा किया जाएगा। तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 जो चल रहा है कतर में, इसमें ट्रॉफी का अनावरण दोस्तों करेंगी कौन, दीपिका पादुकोण। ये पहली भारतीय होंगी ऐसा करने वाली, ठीक है, पहली भारतीय एक्ट्रेस होंगी। दीपिका पादुकोण को ये मिला है मौका। तो यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे सेम चीजें। अच्छा, एक चीज और, दीपिका पादुकोण जो है ना, अभी रिसेंटली कई मामलों में चर्चे में आई है और हो सकता है इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाएं। टाइम मैगजीन ने इन्हें 2018 में दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में नामित किया था। 2022 में इन्हें टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। वहीं अभी लुइस वितान की ये ब्रांड एम्बेसडर बनी थी और ये बनने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। इसके अलावा इनके द्वारा लिव लव लाव फाउंडेशन चलाया जाता है, इन्होंने इसकी स्थापना करी थी, लिव लव लाव फाउंडेशन, ठीक है। कांस फिल्म फेस्टिवल में ज्यूरी मेंबर भी रह चुकी हैं। दीपिका पादुकोण ये प्रकाश पादुकोण की बेटी हैं। प्रकाश पादुकोण आपको पता होगा दोस्तों, ये बैडमिंटन के एक लेजेंड खिलाड़ी रह चुके हैं। ओके, तो ये तो थे आज के दिन के टॉप 11 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको काफी जानकारियां मिली होंगी और वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास भी इसे शेयर करना मत भूला करिए, शेयर जरूर कर दिया करो, ठीक है। निम्न में से किस लोक नृत्य का संबंध महाराष्ट्र से है। तो
पोड़ा, काली, लावड़ी ये सभी लोक नृत्य जो है ये महाराष्ट्र से संबंधित है। पुण्यकोटि दत्तू योजना का संबंध कर्नाटक से है और किच्चा सुदीप को इसका ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है। ये क्वेश्चन कल के थे जो मैंने आपसे पूछे थे। आज आपको क्या बताना है? आज आपको बताना है कि भारत में मेट्रो की शुरुआत कब हुई। मेट्रो के बारे में जो भी पता होगा पूरा डिटेल लिख दीजिएगा, कई बार बताया गया है आपको। विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? दोनों क्वेश्चंस के बारे में बताइए। अच्छा, मैं देखता हूँ वीडियो देखते हो लगभग 3 से 4 हजार लोग उसी दिन देख लेते हो, लेकिन लाइक्स देखते हैं केवल 600 के आसपास लोग किए रहते हो। ऐसा क्यों भाई? ये जादू क्यों करते हो? जितने लोग वीडियो देखते हो, अगर रोजाना देखते हो, पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो, ठीक है ना। वीडियो को लाइक करने के लिए मैं उतना फोर्सली कहता नहीं हूँ, तो आप लोग लाइक ही नहीं करते हो। वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो, इससे थोड़ा सा हमें अच्छा लगता है कि हाँ, आप लोग को जो कंटेंट दिया जा रहा है वो पसंद आ रहा है। ऐप पर इसकी क्विज और पीडीएफ फ्री में अपलोड करी जाती है, वहां से आप फ्री में इसका एक्सेस कर सकते हो। इसके अलावा टेलीग्राम पर वन लाइनर दिया जाता है, वन लाइनर भी आप पढ़ करके अपना तैयार कर सकते हो। दिस इज द वीडियो। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।